दोस्तों यह है ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का सेट नंबर 1.1 मतलब कि पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला सेट। यह सेट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों भाषा में मिल जाता है और यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लगे हाथ या टेस्ट के लिए, रिवीजन के लिए और नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यह सेट आपको बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और आपके सामने आ गया यह पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप्स द, मतलब कि एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो देखिए मैं आंसर बताने से पहले क्या होगा, आंसर वो बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि अगर कोई चार्ज रुका हुआ रहता है, रेस्ट में रहता है, रुका हुआ रहता है रेस्ट में, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है, तो इसके चारों ओर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनिएगा। अगर कोई चार्ज रेस्ट में रहता है, रुका हुआ रहता है, तो उस चार्ज के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। लेकिन अगर यही चार्ज रुका हुआ न रह के कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर 10 से जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में 10 से जाते रहे, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाता है। मतलब विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। कब? जब समान वेग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है तब। लेकिन अगर इसी चार्ज में एक्सीलरेशन आ जाए, त्वरण आ जाए, मतलब कि इसका वेलोसिटी चेंज करने लगे, मतलब कि एक्सीलरेशन या त्वरण आ जाए, तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होने लगता है चार्ज से। तो खैर मैं फिर से दोहरा दूं एक बात कि अगर चार्ज रुका हुआ रहता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, विद्युतीय क्षेत्र। अगर चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड मतलब विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। और अगर वही चार्ज त्वरित हो, उसमें एक्सीलरेशन रहे, तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर एक चार्ज स्थिर हो तो क्या होगा। तो आप लोग समझ गए कि अगर एक चार्ज स्थिर होगा, तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, सिर्फ और सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है। अगर वही कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों उत्पन्न हो जाता है, यानी उस समय आंसर सी हो जाता। लेकिन रुका हुआ इसलिए आंसर बी हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो यह हुआ पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कहा जा रहा है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज, मतलब स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है ना, ये कंजर्वेटिव होता है। अगर कोई चार्ज रुका हुआ रहेगा तो इसके चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं स्थिर विद्युत क्षेत्र। तो ये जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है, मतलब कि संरक्षी नेचर का होता है। इसीलिए संरक्षी होता है ना, क्योंकि अगर आप 11th क्लास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कंजर्वेटिव उसी को कहते हैं, संरक्षी उसी को कहते हैं जिसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में कार्य जो है वो वर्क है वो रास्ता पर निर्भर नहीं करे, पाथ पर निर्भर नहीं करे। मतलब कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और कंजर्वेटिव में अगर हम लोग किसी भी बॉडी को लेके जाएंगे तो जो वर्क होगा, चाहे हम ए से बी इस रास्ता से लेके जाएं या ए से बी इस रास्ता से लेके जाएं या सामने लेके जाएं या नीचे से घूम के ए से बी लेकर जाएं, कार्य जो करना पड़ेगा हर एक बार बराबर करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में रास्ता पर जो कार्य होता है वो निर्भर नहीं करता है कि किस रास्ता से जा रहा है, बस इस बात पे निर्भर करता है कि कहां से चला और कहां पे पहुंचा, चाहे किसी रास्ता से चले। और मैं आपको बता दूं ये मिगा के रेगुलर व्यूअर कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें भी चार्ज को लेकर जाते हैं तो एक बिंदु से दूसरा बिंदु पर लेकर जाते हैं। तो जैसे भी लेके जाए बस एक बिंदु से दूसरा बिंदु पे जाना चाहिए, चाहे सीधा जाए या तिरछे जाए, वहां पे पहुंचना चाहिए। तो वर्क हमेशा इसमें भी सेम होता है, इसलिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव होता है। अगर आप 11th नहीं पढ़े होंगे कंजर्वेटिव तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि कंजर्वेटिव उसी को बोलते हैं जिसपे जो वर्क होता है वो रास्ता पर निर्भर नहीं करता है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है, यानी सेकंड का आंसर ए हो जाएगा। थर्ड में कह रहा है
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है। तो ये तो छठा, सतवां, आठवां, नौवां, 6, 7, 8, 9, 10 सारे क्लास में पढ़ना था कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। मैं कह रहा हूं कि ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। अंतर बस इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है और प्रोटॉन पे प्लस होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम होता है, बस अंतर होता है कि एक पे प्लस होता है, एक पे माइनस होता है। जानते तो बढ़िया बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम जो चार्ज होता है यह इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। अगर आपसे प्रोटॉन का भी चार्ज पूछता तो आपका आंसर यही हो जाता। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे और फोर्थ नंबर में कहा जा रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू डेवलप द 1 कूलम चार्ज ऑन बॉडी। अच्छा, मतलब कोई वस्तु है उस पे 1 कूलम अगर आवेश हम चाहते हैं कि उत्पन्न करें, 1 कूलम, वो 1 कूलम है, 1 कूलम, तो अगर हम चाहते हैं उस पे 1 कूलम आवेश उत्पन्न करना तो कितना इलेक्ट्रॉन उससे निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए ना 86.25 यानी 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है। यह आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए, टू डेवलप द 1 कूलम चार्ज ऑन बॉडी, मतलब 1 कूलम चार्ज उत्पन्न करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो फार्मूला होता है Q बराबर NE, आप पढ़े होंगे, अगर ये फार्मूला नहीं जानते Q बराबर NE तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है पूरे वीडियो का, आप वहां से जाके टोटल का टोटल वीडियो देख सकते हैं। तो Q बराबर NE जो फार्मूला होता है, तो Q का वैल्यू हो गया 1, N आपको निकालना और E की वैल्यू तो आप सभी को पता है कि 6 गुना 10 के पावर -19। तो यहां से सॉल्व करके जब N निकाल लीजिएगा इसको डिवाइड में भेज के, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका आंसर हो जाएगा A। तो बहादुर लोग आप सभी को याद रखना है कि 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए, 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछेगा तो वो 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम होता है। तो ये हो गया इन सारे क्वेश्चन का आंसर 4 का। चलते हैं 5th क्वेश्चन पे, देख लेते हैं कि 5th क्वेश्चन क्या है नहीं है। और आपके सामने आ गया 5th क्वेश्चन ये, और 5th क्वेश्चन में कह रहा है SI यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज। तो मैं बता दूं कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूनिट होता है फैराड पर मीटर। एक यूनिट और होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी का, 2-3-4 तरीके से यूनिट लिखते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो होता है उसका यूनिट होता है फैराड पर मीटर। ऐसा क्यों होता है मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा बाद में कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूनिट फैराड पर मीटर कहां से आता है, मैं बता दूंगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो अगर कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा तो मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी का, ठीक है, जिसको वैधुता बोलते हैं, इसका जो मात्रक होता है वो फैराड पर मीटर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तो आ गए 6ठा क्वेश्चन में, और 6ठा क्वेश्चन में कहा रहा है SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, मतलब वैधुता का SI मात्रक क्या होगा। देखिए इसके ऊपर जो 5 नंबर क्वेश्चन था वो भी वही था, इसके पहले जो 5 नंबर क्वेश्चन था वो भी वही था, एप्सिलॉन नॉट ही बोलते हैं, वो ही पूछ रहा था परमिटिविटी का यूनिट एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, तो वहां था फैराड पर मीटर। और मैंने बताया था ना कि आपको एक और यूनिट होता है। अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता होगा कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां से सारे का यूनिट पुट करके आप एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकाल लीजिएगा, आप यहां से फोर्स का यूनिट क्या कीजिएगा, न्यूटन लिखिएगा। फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू यहां पर रहने दीजिए 1/एप्सिलॉन नॉट, नीचे इसको रहने दीजिए, और Q इंटू Q हो जाएगा चार्ज इंटू चार्ज कूलम्ब का स्क्वायर। 4 पाई का कोई यूनिट नहीं रहेगा क्योंकि 4 पाई एक संख्या है, और R होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आप एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट यहां चला जाएगा और न्यूटन नीचे आ जाएगा, यानी कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में न्यूटन, नीचे में मीटर स्क्वायर, तो इसका जो SI यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका जो SI यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर
पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप चेक कर लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा बहादुर, फैराड पर मीटर भी उसी का यूनिट होता है, और कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसी का यूनिट होता है, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी का ही यूनिट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेकिन जाने से पहले बोलेंगे कि 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो कहीं का हो, ऑल ओवर इंडिया में हो, आप जरूर एकदम 12th क्लास का स्टूडेंट के पास वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई भी 12th क्लास में स्टडी से रिलेटेड डाउट है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। मैं आपके डाउट को वीडियो बनाकर जरूर क्लियर करूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा जब तक कि मेरे पास समय मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन विच इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, ये क्वेश्चन को तो मैंने ऊपर में देखा, दो इलेक्ट्रॉन है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? और ऑप्शन में दे दिया है आर के टर्म में। हाँ एमिंग है रेगुलर व्यूअर, हम ये कह रहे हैं कि ऑप्शन जो दिया है वो आर के टर्म में दिया है। तो आपको पता होगा ना कि दो इलेक्ट्रॉन बोलिए या दो चार्ज बोलिए, उसके भी जो फोर्स लगता है वो लगता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी ध्यान से देखिएगा तो जो फोर्स है वो आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं, क्योंकि आर स्क्वायर नीचे न है। तो जो फोर्स है वो आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं। कल हम पढ़ाए थे ना कूलम्ब्स लॉ, ये फोर्स वाला फार्मूला, कि ये बराबर जो होता है वो होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो जो फोर्स हो गया वो आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि आर स्क्वायर नीचे है। लेकिन इसी को डायरेक्टली में लिखना चाहते हैं तो यही आर स्क्वायर ऊपर जाके बन जाएगा आर का पावर -2, यानी कि आर के पावर -2 का डायरेक्टली हो जाएगा और आर का पावर 2 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसमें कह रहा है डायरेक्टली मतलब समानुपाती कह रहा है क्वेश्चन में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आर का पावर -2 हो जाएगा। अगर इसी में इनवर्सली पूछता तो आपका आंसर ए हो जाता, आर स्क्वायर हो जाता, लेकिन इसमें चूंकि डायरेक्टली पूछ रहा है इसलिए आर का पावर -2 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। लेकिन क्वेश्चन डे का जवाब जरूर दीजिएगा। आपके सामने आ गया 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, 9वें क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा हम इस 9 क्वेश्चन को थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि अच्छा से देख सके क्वेश्चन को एक साथ। आ गए 9 क्वेश्चन पे। 9 क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है 9 क्वेश्चन में, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज हाफ। अच्छा, डिस्टेंस हाफ करें तो फोर्स कितना होगा? तो ये तो बहुत आसान हो गया ना कि जो फोर्स हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा। नहीं पता तो आप देख लीजिए, आप अभी ना फार्मूला पढ़े, दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो लगेगा के गुना Q1 गुना Q2 बाई आर स्क्वायर। और जिस डिस्टेंस जब हम हाफ करेंगे, तो फोर्स का फार्मूला आ जाएगा के, तो के रहेगा, Q1 तो Q1 रहेगा, Q2 तो Q2 रहेगा, लेकिन R नहीं रहेगा, बल्कि R के जगह पर R/2 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस R नहीं है बल्कि R के जगह पर R/2 होगा, R/2 का होल स्क्वायर। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो R/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर बाई 4, और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 4 गुना के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आप लोग आंख खोल के देखिए एमिंग आई के रेगुलर व्यूअर, पहले फोर्स लग रहा था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अब फोर्स लग रहा है 4 गुना के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी कि जब डिस्टेंस आधा कर दिए तो फोर्स 4 गुना बढ़ गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसी में डिस्टेंस को आधा नहीं, अगर डिस्टेंस को दुगना बोलता, दुगना, तो यहाँ पे R की जगह पे 2R हो जाता और ये जो 4 ऊपर था ये नीचे आ जाता, मतलब 4 गुना बढ़ता नहीं बल्कि 1/4 गुना हो जाता उसमें अगर डिस्टेंस को दुगना करते तब। लेकिन क्वेश्चन में दुगना करने के लिए नहीं कह रहा है, आधा करने के लिए कह रहा है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस बात को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। और आगे सबसे लास्ट में 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, इफ ए सॉप बबल इज चार्ज देन इट्स रेडियस। अगर साबुन के बुलबुला को चार्ज कर दिया जाए तो इसका रेडियस, त्रिज्या क्या होगा? तो मैं आपको बता दूंगी एमिंग रेगुलर व्यूअर, कि जब एक साबुन का बुलबुला है और मान लीजिए आपने इसे पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी चार्ज कर दिया, आपने इसे पॉजिटिव चार्ज कर दिया, इसका रेडियस बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ेगा इसका रेडियस, क्यों इसका त्रिज्या बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, वो मैं बता देता हूं। कि मान लीजिए साबुन के बुलबुला को आपने पॉजिटिव चार्ज कर दिया तो हर एक पॉजिटिव में रिपल्सन होगा। ये जो पॉजिटिव यहां पे है, इस पॉजिटिव को इधर धक्का देगा और ये जो
पॉजिटिव है यहाँ पे इधर धक्का देगा, वैसे यहाँ जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव को इधर धक्का देगा, और यहाँ जो पॉजिटिव है वो इस पॉजिटिव को धक्का देगा, यहाँ जो पॉजिटिव है वो इस पॉजिटिव को धक्का देगा। तो सब एक दूसरे को दो धक्का दे रहा है, तो इसका रेडियस बढ़ना शुरू हो जाएगा, और साबुन का बुलबुला बढ़ते 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 अगर ज्यादा बढ़ गया तो फट भी सकता है, साबुन का बुलबुला फूट भी सकता है, यानी इसका जो रेडियस होगा वो बढ़ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसका रेडियस क्यों बढ़ेगा, तो बताना है कि साबुन को बुलबुला को जब चार्ज करेंगे तो चार्ज में रिपल्सन होगा, मतलब कि विकर्षण होगा, और उस विकर्षण के कारण उसका जो त्रिज्या होगा वो बढ़ने लगेगा। तो ये था आज का क्वेश्चन, आज का ये क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन। आप लोग को जाते जाते कहेंगे कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अगर शेयर नहीं करते तो शेयर कीजिए। आपका एक शेयर बहुत इस चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्लास 12 के बच्चे उनको शेयर कीजिए। इस तरीका से सीखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, जिंदगी में आगे जाते रहिए, और बोर्ड एग्जाम में धर के फोड़ देना है, एकदम अच्छा नंबर ले आना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।